Hello everyone, my name is Prabhakar Ganguly from Standard 10th and welcome to the new video of Learning with Prabhakar. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन इसको मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड किया है और छोटे नोट्स बनाए, ठीक है, जिससे आपको लर्निंग करने में भी आसान होगा। ओके, तो इसमें जो भी मेन टॉपिक्स है वो सारा टॉपिक्स हमने कवर किया है, जो मेन पॉइंट्स है वो कवर किया है, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ओके, इसमें पूरा टॉपिक अच्छे से कवर है, जो मेन टॉपिक है वो कवर है और ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स नहीं है, जिससे आपको आसानी से लर्न हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है अबाउट द पेंटिंग। तो फर्स्ट पेज में ही हमें एक पेंटिंग दिखाते हैं और तो उसके बारे में हमें लिखना होता है, मतलब एक पेंटिंग होता है उसके बारे में ही कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सो इन 1848 a French artist Frederic Soriot prepared a series of paints visualizing his dream world consist of democratic and social republic। सो 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसका नाम फेडरिक सोरियो था। तो उसने ऐसा जो पेंट का एक सीरीज चालू किया था, ठीक है, उसका ड्रीम वर्ल्ड को विजुअलाइज करके सोच के, और उसका नाम डाला था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ओके, इट shows that people of all social classes marching in a long train and offering homage to the statue of liberty। सो उस पिक्चर में बताया गया कि सारे क्लासेस के लोग एक साथ लंबे लाइन में चल रहे हैं और वो लोग ऑफर कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लाइब्रेटी, होमेज ऑफर कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लाइब्रेटी को, ठीक है। इट इज़ अ फीमेल फिगर हैविंग टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड इन अदर द चार्टर ऑफ राइट्स फॉर मैन। सो स्टैचू ऑफ लाइब्रेटी के बारे में अभी डिस्क्राइब किया है कि उसके वन हैंड वो एक फीमेल फिगर है, उसके एक हैंड में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हैंड में चार्टर ऑफ राइट्स फॉर मैन है। ओके, इन फोरग्राउंड मतलब ज़मीन पे, ट्री मीन सेटेड एज द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। तो ज़मीन में आप देख सकते हो डेड बॉडीज है, तो उसको डेड बॉडीज बोन्स ये सब पड़े हुए हैं, तो उसको शेटर्ड बोलते हैं और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसका सिंबल है, एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन का। ओके, फिफ्थ पॉइंट, फ्रॉम द हेवन अबाउट क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स ग्रेजिंग अपॉन द सीन विच सिम्बलाइज फर्टिनिटी। ओके, सो ऊपर आप देख रहे होंगे कि ऊपर ऊपर से देख रहे हैं क्राइस्ट सेंट्स और एंजल्स, जो ये पूरे सीन को देख रहे हैं, ग्रेस कर रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं, जो फर्टेनिटी का सिंबल है। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय रशियंस। सो कौन से प्रैक्टिसेस थे, मेजर्स थे जो रशियंस फॉलो करते थे। द आइडिया ऑफ ले पेट्रिन मतलब द फादरलैंड एंड ले सिटियन मतलब द सिटीजन एम्फसाइज द नेशन इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है। सो ये जो आइडिया ऑफ द फादरलैंड है और जो सिटीजन है उसने एम्फसाइज किया, बढ़ाया, क्या बढ़ाया, द नेशन इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूट, सारे सबको इक्वल राइट्स मिले अंडर कॉन्स्टिट्यूट के अंदर, ठीक है। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूज एंड न्यू फ्रेंच फ्लैग चूज किया गया जो ट्राई कलर था। द ई स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम टू नेशनल असेंबली। सो अभी बात आती है असेंबली की। सो एक स्टेट जनरल इलेक्ट हुआ एक्टिव सिटीजन्स द्वारा और उसको हम लोग नेशनल असेंबली भी बोल सकते हैं, उसका दूसरा नाम है नेशनल असेंबली। न्यू हाइम्स मतलब सॉन्ग्स वर कंपोज्ड ओट्स टेकन। सो जो सॉन्ग्स है वो कंपोज किया गया, ओट्स मतलब प्लेज टेकन लिए गए। अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज सेटअप। तो एक अच्छी तरह सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में बोला है जैकोबियन क्लब के बारे में। जैकोबियन क्लब के बारे में आपने 9th में ही पढ़ा होगा, इसमें भी हम पढ़ते हैं। जैकोबियन क्लब वाज कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड अदर एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ मिडिल क्लास। सो जैकोबियन क्लास के क्लब के मेंबर्स कौन थे, स्टूडेंट्स थे और अदर एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास के मेंबर्स थे। ओके, देयर एक्टिविटीज एंड campaigns prepared a way for the French armies which moved into हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड इन 1790s। सो 1790s में क्या हुआ, ये जो जैकोबियन क्लब की लोगों ने जो एक्टिविटी और कैंपेन्स के, तो उसके वजह से एक रास्ता तैयार हो गया फॉर द फ्रेंच आर्मीज के लिए, और वो जा पाई टू हॉलैंड, बेल्जियम एंड स्विट्ज़रलैंड इन 1790s में। ओके,
अभी नेपोलियन कोड के बारे में बोला है। सो नेपोलियन कोड किसको बोलते हैं? सिविल कोड ऑफ 1804 इज नोन एज नेपोलियनिक कोड। तो जो सिविल कोड ऑफ 1804 है उसको हम लोग बोलते हैं नेपोलियन कोड। ओके, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन। नेपोलियन ने अच्छा काम किया, उसने क्या किया? एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाइड डिवीजन में डिवीजन कर दिया। अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, जो फ्यूडल सिस्टम था जिससे पीसेंट सफ़र करते थे उसको अबॉलिश कर दिया। अबॉलिश पीसेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मोनारियल ड्यूज, जो पीसेंट्स थे उन्हें सर्फडम और मोनारियल ड्यूज से अबॉलिश कर दिया, मतलब आज़ाद कर दिया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, इसमें 3 टाइप के बारे में बोला है, मतलब 3 टाइप के लोगों के बारे में बोला है। एक तो एरिस्टोक्रेसी, प्रेजेंट्री और न्यू मिडिल क्लास। ओके, सो ये तीनों के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स है वो हम देखेंगे। सो एरिस्टोक्रेसी नाम से पता चलता है कि वो हायर क्लासेस थे, आपने 9th में भी पढ़ा होगा। दिस वाज द डोमिनेंट क्लास, मतलब ये डोमिनेंट क्लास थी, सबसे हाई क्लास थी। ओके, दे ओन्ड इस्टेट्स एंड टाउन हाउसेस, उनके पास बड़े बड़े ज़मीनें थी, इस्टेट्स थे और टाउन हाउसेस, बहुत सारे घर थे। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज, जो उनके फैमिलीज थे वो कनेक्टेड थे बाई टाइज ऑफ मैरिजेस, शादी द्वारा। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी आर न्यूमेरिकली इन स्मॉल ग्रुप्स, लेकिन ये जो एरिस्टोक्रेसी था ये क्या थे? स्मॉल थे, मतलब न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप्स में थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। ओके, सबसे ज़्यादा कौन थे? सबसे ज़्यादा पेजेंट्री और न्यू मिडिल क्लास मेंबर्स थे। ओके, एरिस्टोक्रेसी, वो एरिस्टोक्रेसी दे आर लिविंग लाइक किंग्स। ओके, सो उसके बाद पेजेंट्री एट द वेस्ट द बल्क ऑफ लैंड वाज कल्टिवेटेड बाय टेनेंट्स एंड द स्मॉल ओनर्स। सो एट द वेस्ट, वेस्ट में जो बल्क ऑफ लैंड थे वो टेनेंट्स मतलब किराएदार और स्मॉल ओनर्स द्वारा कल्टीवेट किया जाता था। इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट इस्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स। ठीक है, सो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में एक पैटर्न चलता था लैंड होल्डिंग का। ठीक है, जो कैरेक्टराइज था, फीचर्ड हुआ था बाय वेस्ट इस्टेट्स, जिनके पास बड़े बड़े इस्टेट्स थे वो ये लैंड होल्डिंग का पैटर्न फॉलो करते थे। ठीक है, और जिनको ये जो इस्टेट्स थे, लैंड्स थे, उन्हें कल्टीवेट करते थे, वर कल्टीवेटेड बाय सर्फ्स। सर्फ्स उन लोगों को कहते हैं जो दूसरों के लैंड में ये कल्टीवेशन करते हैं। ओके, फिर न्यू मिडिल क्लास। ओके, ये थर्ड टाइप ऑफ पीपल। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ वो शुरू हुआ इंग्लैंड में इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में। ओके, न्यू सोशल ग्रुप्स वर इंट्रोड्यूस, न्यू सोशल ग्रुप्स इंट्रोड्यूस हुए न्यू मिडिल क्लास के अंदर। एक तो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड द मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेसर्स। सो ये दो क्लासेस, दो सोशल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुए, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन और द मिडिल क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास किससे बनी हुई थी, कौन कौन इसमें थे? इंडस्ट्रियलिस्ट से, बिजनेसमैन से और प्रोफेशनल्स और यू कैन से प्रोफेसर्स थे। ओके, अभी हम लाइब्रेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो ये लाइब्रेरिज्म क्या होता है? ओके, सो द लाइब्रेरिज्म डिराइव फ्रॉम अ लैटिन रूट वर्ड लाइबर मीनिंग फ्री। ठीक है, सो ये जो लाइब्रेरिज्म वर्ड है इसे डिराइव किया गया फ्रॉम अ लैटिन रूट लाइबर से। ठीक है, लैटिन वर्ड, और यू लैटिन वर्ड आप बोलो तो ज़्यादा सही रहेगा। फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लाइबर मीनिंग फ्री, जिसका मतलब होता है फ्री, आज़ाद। ओके, सो इनके कुछ आइडियाज़ थे, 3 टाइप के आइडियाज़ थे। पॉलिटिकल आइडियाज़ थे, सोशल आइडियाज़ थे और इकोनॉमिक आइडियाज़ थे। ओके, पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या थे? अपर क्लास के, अपर क्लास मतलब जो अपर क्लास थे ये पॉलिटिकल आइडियाज़ उनके थे। ठीक है, एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड डेरिकल प्रिविलेज। सो जो ऑटोक्रेसी थी उसकी एंड होनी चाहिए। बिलीव्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, दे बिलीव्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, जो गवर्नमेंट है उसे सिलेक्ट करो थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट द्वारा। सोशल आइडियाज़, क्या सोशल आइडियाज़ थे? मिडिल क्लास। ओके, लाइब्रेरिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, जो लाइब्रेरिज्म है वो स्टैंड करते, उसका मतलब होता है फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, हर एक के लिए। इक्वली ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, सारे इक्वल है लॉ के सामने। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। इकोनॉमिक आइडियाज़ क्या थे? लाइब्रेरिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट। इकोनॉमिक मतलब कुछ बिजनेस या मार्केटिंग टाइप का होता है, तो
Liberalism stood for freedom of market, abolition of state imposed restriction on the movement of goods. जो जो रिस्ट्रिक्शन स्टेट ने इम्पोज किए थे द मूवमेंट ऑफ गुड्स में, उसको अबॉलिश किया गया, मिटाया गया. द अबॉलिशन ऑफ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, जो भी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे इन द मूवमेंट ऑफ कैपिटल स्टेट द्वारा, उनको भी अबॉलिश किया गया, उनको भी हटाया गया. ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्स्टिकल्स दैट लाइब्रेरियंस वांटेड टू ओवरकम. सो उनके रास्ते में कुछ दुविधाएं थे, मुश्किलें थे जो लाइब्रेरियंस को ओवरकम करना था. ठीक है, सो क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या क्या वो फेस करते थे, वो हम इस पॉइंट्स में देखते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है द नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेशन हैड क्रिएटेड काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट. सो जब नेपोलियन का एडमिनिस्ट्रेशन था तो उसने क्या किया, उसने बहुत छोटे छोटे काउंटलेस स्टेट्स में पूरे नेशन को डिवाइड कर दिया था. अगर हम करें तो कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, टोटल 39 स्टेट्स में डिवाइड किया था. तो ये तो 39 स्टेट्स में डिवाइड किया था, लेकिन उसमें ट्विस्ट की बात क्या थी, ईच हैज़ देयर ओन करेंसी, वेट एंड मेजरमेंट. मतलब ये 39 के 39 के खुद के करेंसी होते थे, खुद के वेट होते थे और खुद के मेजरमेंट होते थे. ठीक है, मतलब ऐसा ये 39 स्टेट्स को सबको ऐसा कंट्री ये लोग ट्रीट कर रहे हैं. ओके, सो जो मर्चेंट्स थे उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था और बहुत टैक्सेस पे करना पड़ता था. क्यों? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ का करेंसी अलग था, वेट भी अलग था, मेजरमेंट भी अलग था. ठीक है, ड्यू टू दिस मेजर इट कंज्यूम्ड मोर टाइम फॉर कैलकुलेशन. सो इसी की वजह से ये बहुत समय लेता था फॉर द कैलकुलेशन, क्योंकि हर स्टेट में तो अलग अलग करेंसी है ना, तो उसको कैलकुलेट करने में भी तो टाइम लगेगा. ओके, सो एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ मार्केट, सबसे मेन बात जो फ्रीडम ऑफ मार्केट थी वो एब्सेंस थी. तो ये कुछ ऑब्स्टिकल्स थे जिन्हें लाइब्रेरियंस को ओवरकम करना था. ओके, सो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, विच क्लास ब्रॉट अबाउट चेंजेस, हाउ डिड दे ब्रिंग अबाउट द चेंजेस. सो कौन से क्लास ने चेंजेस लाए थे और वो चेंजेस किस तरह लाए थे. ठीक है, सो द चेंजेस वर ब्रॉड बाय द मिडिल क्लास. जो चेंजेस लाए गए थे वो लाए गए थे मिडिल क्लास द्वारा. टू अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, people and capital in 1834 a custom union or ज्वेलरी was formed. Okay, so जो unhindered movement थे goods के, people के और capital के 1834 में. ओके, सो उनके लिए क्या किया गया, एक कस्टम यूनियन जिसको ज्वेलरीन भी बोलते हैं उनके लैंग्वेज में. ओके, सो अ कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया. ओके, अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, जो टैरिफ बैरियर्स थे उन्हें अबॉलिश कर दिया गया, मिटा दिया गया. करेंसीज वर रिड्यूस टू 32. सो जो करेंसीज 30 टाइप के थे उन्हें कम करके 2 कर दिया, जो बहुत अच्छा हुआ मर्चेंट्स के लिए स्पेशली देखा जाए तो. अभी नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेटिज्म. ओके, सो दे बिलीव दैट द मोनार्की, चर्च, सोशल रैंकिंग, प्रॉपर्टी इन द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड. सो जो ये कंजर्वेटिज्म थे ये अपर क्लास थे. मतलब उनके विचार क्या थे, उनके विचार थे कि जो मोनार्की होते हैं, चर्च होते हैं, सोशल रैंकिंग मतलब हेरिक्रेसी होता है, प्रॉपर्टी होता है और जो फैमिली होता है उन्हें बचा के रखना चाहिए, ऐसा उनका मानना था. उनको चेंजेस से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपनी अमीरी वो सब बचाना था, प्रिजर्व करना था. इट कुड मेक स्टेट पावरफुल, मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग. सो इससे क्या होता, इससे जो स्टेट होता वो पावरफुल होता, मोर इफेक्टिव होता और स्ट्रॉन्ग होता, ताकतवर होता. और मॉडर्न आर्मी, अ डायनामिक इकोनॉमी, द अबॉलिशन ऑफ फ्यूडरलिज्म एंड सर्फडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप. तो इनके विचार क्या थे, एक मॉडर्न आर्मी, एक डायनामिक इकोनॉमी और फेडरलिज्म और सर्फडम को अबॉलिश करना, ख़त्म कर देना. अगर ये हट जाएगा तो जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप है वो बहुत ताकतवर हो जाएगा, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी. ओके, अगर इसको वो फॉलो करे. ठीक है, उसके बाद आता है टॉपिक ट्रीटी ऑफ वेना. ठीक है, ट्रीटी ऑफ वेना के बारे में इसमें बताया गया है. सो आखिर ये है क्या, और ये ट्रीटी ऑफ वेना है क्या, इसमें क्या क्या हुआ था वो हम इसमें पढ़ेंगे. सो इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स, मतलब 1815 में जो यूरोपियन पावर्स है, कौन कौन थे यूरोपियन पावर में, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, ये 4 पावर्स थे. ठीक है, यूरोपियन पावर्स में, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, ये चारों ने एक साथ मिलकर ये नेपोलियन को हराया था. ठीक है,
meet at Vienna to draw up a settlement of Europe. So ये चारों कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो वेना में मिले थे. क्यों? यूरोप का सेटलमेंट करने के लिए. ओके. कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक. जो कांग्रेस था उसको होस्ट कर रहा था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक. यह नाम आपको याद रखना है. द बर्बन डायनेस्टी was restored to power and French lost the territories it had annexed under Napoleon. So जो बर्बन डायनेस्टी था उसका जो पावर था उसे रिस्टोर किया गया और फ्रेंच अपना टेरिटरीज खो बैठता है जो उसको नेपोलियन के अंडर में मिला था, एनेक्स्ड हुआ था. ओके. मैनी स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रेंच टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर. तो ये लोगों ने क्या किया, जो फ्रेंच के बाउंड्रीज है उधर बहुत सारे स्टेट सेटअप कर दिए जिसके कारण जो फ्रेंच एक्सपेंशन है वो हो ना पाए फ्यूचर में. इसलिए उन्होंने फ्रेंच के बाउंड्री पे बहुत सारे स्टेट सेटअप कर दिया. प्रूशिया, अभी ये प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया को क्या क्या दिया गया वो हम देखते हैं. सो प्रूशिया वॉज गिवन इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंट. जो प्रूशिया थी उसको कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरी मिले उसके वेस्टर्न फ्रंट में. ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्थन इटली. जो ऑस्ट्रिया थी उसको नॉर्थन इटली का कंट्रोल दिया गया. रशिया वॉज गिवन पोलैंड. और जो रशिया थी उसको पोलैंड दे दिया गया. ओके. अभी आगे देखते हैं. फीचर्स ऑफ कंजर्वेटिव्स रेजिमे ऑफ 1815 सेटअप इन यूरोप. ओके. सो जो कंजर्वेटिज्म रेजिमे सेटअप हुआ था 1815 में उसके क्या फीचर्स थे, कुछ फीचर्स थे वो हम पढ़ेंगे. ओके. कंजर्वेटिव रेजिमे वाज सेट अप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक. सो जो कंजर्वेटिव रेजिमे जो 1815 में सेटअप हुआ था वो ऑटोक्रेटिक थे. दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट. वो ज़रा भी क्रिटिसिज्म टॉलरेट सहते नहीं थे. ओके. इम्पोज सेंसरशिप लॉस टू कंट्रोल न्यूज़पेपर, बुक्स एंड सॉन्ग्स. दोस रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम. सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेंसरशिप लॉस इम्पोज कर दिया. किस पर? न्यूज़पेपर्स और बुक्स और सॉन्ग्स पर. क्यों? क्योंकि जिससे रिफ्लेक्ट होते थे आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, जिससे फ्रीडम और लाइब्रेटी मतलब आज़ाद होने का आइडिया मिलता था न्यूज़पेपर, बुक्स एंड सॉन्ग से. सो उस सबको बैन कर दिया गया या सेंसरशिप लॉज पे इम्पोज कर दिया गया. ठीक है. तो उसको कंट्रोल किया जाए और ये जो आइडिया ऑफ लाइब्रेटी एंड फ्रीडम है लोगों को जो प्रेरित करता है उसे ना करे. ओके. अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे.